एक्चुअल लास्ट क्लास में हमने इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट देखा था, काफी नॉन दैट इज बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है। और लास्ट में हम पहुंच गए थे यूनिट सेल टू टाइप्स का होता है, एक तो प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में आपने देखा होगा कि अगर किसी की यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 आता है दैट इज द प्रिमिटिव, और अगर मोर देन 1 आता है तो नॉन प्रिमिटिव। एक मैंने आपको होमवर्क आपको बोला था कि आपको ये चेक करना था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था ना डिफरेंट टाइप की प्रिमिटिव तुम्हारे पास में, ठीक। जो मैंने और करवाए थे वो समझ में आ गए थे होमवर्क के अलावा सब। मैंने आपको बोला था जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तुम्हारे पास में एक सेल बन रहा है, ये तुम्हारे पास में प्रिमिटिव होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन किया किसी ने ये प्रिमिटिव है या नहीं है, क्यों नहीं है। एरिया ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। दूसरा ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन चेक कीजिए क्या हम देखो अब इसका कंटिन्यूअस रिपीटेशन करते हैं। यूनिट सेल वो होती है ना, पूरा तुम्हारे पास में लेटेस्ट जनरेट हो जाना चाहिए तुम्हारा। वो देखो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में ये हो गया, इसको इधर मिला दो, इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर। सिमिलरली इनके बीच में ऐसा होगा ना, देखो अब देखो इसके अंदर तो यूनिट 1 तुम्हारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 आ रहा है, क्या इसके अंदर कोई आ रहा है तुम्हारे पास में, इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक भी नहीं आ रहा है तुम्हारे पास में। ये प्रिमिटिव हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास, क्योंकि अगर तुमने ये प्रिमिटिव बता रहे हो ना कि कंटिन्यूअस रिपीटेशन से पूरा यूनिट सेल जनरेट होना चाहिए और वो सभी इसी फॉर्म का होना चाहिए कि सब में क्या आना चाहिए तुम्हारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये प्रिमिटिव नहीं है, नॉट प्रिमिटिव। ऐसा एक साइड जो बना रखा है आपने उसके साइड में एक दो बना लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा दिस इज नॉट प्रिमिटिव, नॉट प्रिमिटिव। ठीक, चलो नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन नहीं लिखा था ना आप लोगों ने, चलो अब लिखो इसके अंदर, ये प्रिमिटिव का हमने देख लिया था, सेकंड लिखो इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड लिखिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखो इसके अंदर, ऐसा लिख लो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इज more than 1, effective number of atoms per unit cell is more than 1, is more than 1। और करके लिख लो, और करके अपन ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, इसके अंदर एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशन पे होंगे, तो इसके अंदर लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग टू द, लैटिस पॉइंट्स आर belonging to the, lattice points are belonging to the corner as well as other position of unit cell, corner as well as other position of unit cell, other position of unit cell, ठीक। एग्जाम्पल लिखने के लिए आप लोग ऐसा बना सकते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक यूनिट सेल ये ले ली, देखो एक यूनिट सेल ये ले ली, यहाँ पर कॉर्नर्स पे भी हैं और साथ में अदर पोजीशन। ये तुम्हारे पास में प्रिमिटिव नहीं होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? एटम्स तो मैं लिख सकता हूं 4 × 1/4 प्लस 2 × 2 आ रहे होंगे। देखो तुम्हारे मोर देन 1 है ना तुम्हारे पास, 2 कैसे आए समझ में आ रहा है? 4 × 1/4 4 कॉर्नर्स पे है, इसके अंदर 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये वाला कितना करेगा? ये या ये वाला? देखो ये वाला इसमें भी करेगा, आधा इसमें करेगा, तो आधा कर रहा है ना। ऐसे दो हैं तुम्हारे पास में। अभी ये मत सोचिएगा सर ये तो पूरा ही कर रहा है, इधर तो कोई है ही नहीं। इनफाइनाइट होता है तुम्हारे पास में, और आगे चल रहे होते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी तुम्हारे पास में। ये दो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स टू हो गए तुम्हारे पास। ठीक, तो ये बनाऊं फॉर एग्जांपल में दिस वन, दिस वन, वन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 1/4 1/4 1, ये ऐसा हो जाएगा। देखो इसके अंदर एन इफेक्टिव इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 × 1/4 हो जाएगा, और प्लस एक पूरा देखो इसके अंदर आ रहा है 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? ये भी क्या हो गया तुम्हारे पास में? नॉन प्रिमिटिव। सही है। हो गया सबका? चलिए अब लिखिए इसके अंदर, तो छूट जाए तो बोल देना भाई, है ना। पार्ट्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल, पार्ट्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल, पार्ट्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल। सबसे पहला टू डायमेंशन, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन हम देखेंगे ना, तो इधर देखो टू डायमेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोग स्क्वायर ले लीजिएगा। ये लीजिएगा, ठीक। तो देखो इधर 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 सब लोग देखेंगे, टू डायमेंशन में एटम्स कहाँ कहाँ पोजीशन, कहाँ कहाँ सिचुएटेड हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है तुम्हारे पास में यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे पास में यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे पास में यहाँ, और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी मतलब कॉर्नर में चारों आ गए, एज में चारों एज आ गई, बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको जो बोला जाता है, समझिएगा ध्यान से, इसको जो बोला जाता है दैट इज ए, दैट इज द कॉर्नर। इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड। इसको बोला जाता है, एक एज हो गई ना, एज, तो एज सेंटर। इधर देखो सब लोग, इधर देखिए, कभी भी टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है तो एटम यहां यहां हो सकता है। इस केस में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, सब लोग इधर देखेंगे, एन इफेक्टिव। अगर कॉर्नर है तो कितना होगा, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? तो ऐसा लिख सकता हूं 1/4 इंटू कॉर्नर। अब कॉर्नर पे देख लेना कितने एटम्स है उसके अंदर, सभी क्वेश्चन। फिर बॉडी सेंटर पे 1 इंटू बॉडी सेंटर, ठीक है। और एज सेंटर पे कितने कंट्रीब्यूट करेगा, इस तरह से निकाला। क्लियर है सबका? नोट कर लो।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था 2 डायमेंशन का केस। अब लिखो इसके अंदर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का केस। 3 डायमेंशन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? क्यूब। ये मैंने क्यूब ले लिया और मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर। आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। ये लीजिएगा। ठीक है भाई, बताओ कहाँ कहाँ एटम हो सकते हैं भाई? हो सकता है तुम्हारे पास में इसके कॉर्नर्स पे हो सकता है इसके बॉडी सेंटर पे हो सकता है इसके फेस सेंटर पे और हो सकता है इसके एज सेंटर। की पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप बता दो। सही है। अगर एटम यहां पर है तो इसको बोला जाएगा कॉर्नर। ठीक। अगर एटम यहां पर है इसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड। अगर एटम यहां पर है इसको बोला जाएगा फेस सेंटर्ड। अगर एटम यहां पर है तो इसको बोला जाएगा एज सेंटर्ड। सब लोग इधर देखेंगे, लिखना बंद कर दो एक बार। ये समझना जरूरी है। इधर देखो, ये पूरा अपन ईएमटी वगैरह के अंदर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये अपन देखो इधर तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें मेनली यहाँ निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एन इफेक्टिव, इसको ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू क्या होगा भाई? देखो इधर सबसे पहले कॉर्नर की बात कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट करेगा ये वाला एटम इसके? 1/8, है ना। आप ऐसे समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है, रूम क्यूब नहीं है, क्यूबोइड हो गया तुम्हारे पास में। सभी साइड इक्वल नहीं होती, सभी साइड इक्वल होती है। मान लो वहां ये कॉर्नर है, देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8, 4 उधर के 4 इधर के, 8 कॉर्नर हो गए। मान लो वहां पर एटम रखा हुआ है। अब उसको हमें है ना, अब देखो जैसे इसको हमें अगर कवर करना है, अब ये देखो इससे इस वाले एटम से कितनी फेस टच हो रही है उस वाले एटम से। एक तो देखो ये वाली फेस टच हो रही होगी, और ये वाली फेस टच, एक ये वाली हो रही होगी और एक ऊपर वाली हो रही होगी तुम्हारे पास। क्लियर है? इसका मतलब इसको कवर करने के लिए हमें 3 क्यूब लगाने पड़ेंगे। एक पहले से था, इस वाली फेस के उधर एक क्यूब लगा दिया, इस वाली फेस के इधर एक क्यूब लगा दिया तुम्हारे पास में, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक क्यूब लगा दिया। लेकिन अभी भी वो ऊपर से दिख रहा है, जैसे 4 नीचे है ना, वैसे 4 उसके क्या लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये 8, मतलब ये टोटल ये वाला जो एटम होता है ना, ये अगर पूरा जैसे 3 डायमेंशन में यूनिट सेल बनी हुई है तुम्हारे पास में, तो 8 क्यूब से टच करता है, फिर कितना पार्टिसिपेट हो जाएगा? 1/8। उसको लिखेंगे 1/8 इंटू कॉर्नर्स पे जो भी एटम्स है, प्लस ये तो पूरा ही आ रहा है इसके अंदर, 1 इंटू बॉडी सेंटर। उसके बाद देखो ध्यान से, प्लस ये बोलो, हाँ फेस है ना। अब इससे एक, अब देखो जैसे एक यहां पर है, एक और यहां पर है, जैसे मैं बना के बताऊं अगर, ठीक है, ऐसा ही तो आएगा। देखो ये वाला एटम की फेस से और इसकी फेस से भी, दोनों से टच हो रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो इसका इसके अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? इसका हाफ होगा। तो लिखता हूं 1/2 इंटू फेस सेंटर, और ये 1/4 होगा ना तुम्हारे पास में। यहां पर देखो बीच में रखा हुआ है, ये एक एज है यहां पर रखा हुआ है, ये इसको एक उधर लगा दो, इसके एक इधर लगा दो, और दोनों के बीच में लगा दो, तो टोटल 4 हो गए तुम्हारे पास में। 1/4 इंटू, और डिटेल में इसको एमटी में पढ़ेंगे वैसे, बस यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स यहाँ पर है तो कितना करेंगे, यहाँ पर है तो कितना करेंगे, यहाँ पर है तो कितना करेंगे, ये आपको आना चाहिए। हो गया सबका?
हो गया। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखो। ये गेट एग्जाम में पूछा हुआ है। गेट, हाँ तो मुझे ध्यान है 2018 में आया था, गेट में आया था, कंफर्म है। ठीक है, लिखो। फॉर द गिवन यूनिट सेल, फॉर द वन यूनिट सेल of a two-dimensional square lattice of a dimensional square lattice, which option lists all are primitive cell? Which option lists all are primitive cell? All are primitive cell, है ना। अब इसके लिए मुझे पहले ये बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से बना देते हैं। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ओनली जो सीधे आ जाए पूरा डेट आ जाए इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और इसमें कुछ आपको यूनिट सेल्स दे रखे हैं। देखो कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दे रखी है ये, तो बोला गया है 1, ये 1 है। तो दूसरा दे रखा है ये, सेकेंड। थर्ड दे रखा है ऐसे। क्या थर्ड, फोर्थ आपको दे रखा है कुछ इस। और फिफ्थ आपको दे रखा है कुछ रखा है आप। ऑप्शन है 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 4 5। कौन सा? सी 1 2 3 4। हाँ देखो 5 वाला तो वैसे ही नहीं होगा ना, बोला कौन सा प्रिमिटिव होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता तुम्हारे पास में, क्योंकि यहाँ पर एन इफेक्टिव कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, 2 आ रहा है, आना चाहिए 1।
अच्छा 1 होगा ये कंफर्म है, 2 भी होगा ये कंफर्म है, 3 भी होगा ये कंफर्म है। इसका मतलब 1 2 वाला नहीं होगा, 1 2 3 या 1 2 3 4 हो सकता है। अब ये तुम चेक कर लो। इसको अगर हम बनाए, देखो ऐसे ऊपर बनाए तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा तुम्हारे पास में। ऐसे यहाँ पे बनाना चाहो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बनाना चाहो तुम्हारे पास में तो यहाँ पे बना लो आप लोग, मतलब सारे यूनिट सेल कवर होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आ रहा है, बना रहा है। 1 2 3 4 यानी कि ये भी होगा, तो ऑप्शन सी सही है। ये गेट एग्जाम में आया हुआ था, जस्ट मैंने बता दिया आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कैसे चेक करते हैं, और एक क्वेश्चन बता दिया जो एग्जाम में आया हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक है। हो गया, चले आगे। चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और वो पूरे 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 सोलिड के अंदर काम में आएगा। पूरा सोलिड जब तक अपन पढ़ेंगे तब तक काम में आएगा। आप जो क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, चेक द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, चेक द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर सिंपल क्यूबिक एंड एफसीसी। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। लिख लेना आप लोग ये चीज है ना, इन तीनों के लिए चेक करना है भाई, ठीक है। तो पहले तो हम तीनों का हमें जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, ये चार देखो कितने कॉर्नर्स हो गए, ये टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। चलो एक बार देखो इधर, फिर आप लोग नोट करना, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखिए, लिखना बिल्कुल बंद कर दो, इधर देखो। देखो ये सिंपल क्यूबिक होता है, इसमें एटम्स ओनली कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे। ये बॉडी सेंटर्ड बनाने के लिए कॉर्नर्स एज वेल एज इस पूरे बॉडी के सेंटर्ड पे, और फेस सेंटर्ड बनाने के लिए कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्ड। अब फेस कितने होते हैं, है एक ऊपर नीचे, इधर 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 इधर, छह हो गए तुम्हारे पास। ऊपर नीचे, ऊपर ये रहा, इधर 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 वाला फेस देखो ये रहा, इधर वाला फेस देखो ये रहा तुम्हारे पास में, हो गया। और एक आगे आगे वाला देखो फेस ये है ना, देखो ये वाला फेस आगे वाला हो गया तुम्हारे, इसके बीच में यहाँ हो गया तुम्हारे पास। और पीछे वाला फेस देखो ये रहा, ये पीछे वाला फेस हो गया, ये कहाँ हो गया लगभग इसके बीच में, यहाँ। आया समझ में। तो सिंपल क्यूबिक जो है, ये पहला वाला जो है, ये हो गया सिंपल क्यूबिक, ये हो गया बीसीसी, और ये हो गया तुम्हारे पास में कॉर्नर। कॉर्नर सब में है तुम्हारे पास में। अब देखो बॉडी सेंटर है तो बॉडी के सेंटर पे लगा दो, फेस सेंटर है तो फेस के सेंटर। इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखेंगे। इसके लिए एन इफेक्टिव निकालता हूं, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3 डायमेंशन के अंदर अगर कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/8। और कितने एटम्स ऐसे, सही है। इधर आ जाओ, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखेंगे। कॉर्नर्स पे तो है ही 1/8 इंटू 8, और एक बॉडी सेंटर, ये तो पूरा ही इसके अंदर आ रहा है क्या, +1 कितना हो जाएगा। एफसीसी में 1/8 इंटू 8 प्लस, हाँ फेस सेंटर्ड वाला हाफ होता है, और कितने हैं ये, 6 हैं ये, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो तुमसे कोई पूछे सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में कौन प्रिमिटिव होता है, सिंपल क्यूबिक, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बना रहे हैं, बीसीसी एफसीसी में मोर देन 1 आ रहा है, तो ये नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है सबका। अब कर लो इसको जल्दी से आप। हो गया सबका।
तो हेडिंग लिखेंगे ब्रेवियस लेटिस। ये कर लो आराम से, ये कर लीजिए पहले आप लोग, मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा फिर बाद में। तो लिखो ब्रेवियस, BRAVAIS, ब्रेवियस लेटिस। हो गया होगा सबका ये, है ना? ब्रेवियस लेटिस, ब्रेवियस लेटिस, ठीक। देखो ब्रेवियस लेटिस किसे बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक लेटिस है, और उस पूरे लेटिस में बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स हो सकते हैं तुम्हारे पास में। उस पूरे लेटिस में कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए आप लोग, और दोनों पॉइंट का अगर सराउंडिंग सेम होता है, एक पॉइंट लेटिस पॉइंट लिया, उसके सराउंडिंग देखो क्या पोजीशन है, दूसरा लेटिस पॉइंट लिया कोई भी, उसके सराउंडिंग देखो तुम्हारे पास में कैसी पोजीशन है। अगर दोनों का सराउंडिंग सेम होता है तो ब्रेवियस होगा, अदरवाइज ब्रेवियस लेटिस नहीं होगा। तो लिखो इसके अंदर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लिखो ए लेटिस इन विच एवरी लेटिस पॉइंट, ए लेटिस in which every lattice point has identical surrounding, every lattice point has identical surrounding, identical surrounding is called Bravais lattice, is called Bravais lattice, is called Bravais lattice। और करके लिखिए, और करके लिखिए, एक डेफिनेशन और होती है। देखो अगर आपको ध्यान हो, कल हमने लैटिस वेक्टर और ट्रांसलेशन वेक्टर का थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा लिखा था ना, जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर है 2a1 वेक्टर प्लस b1 वेक्टर, ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने। इसमें a1 प्लस 2b1 ऐसे लिखा होगा। और एक में आपने ऐसा भी लिखा था, दैट इज द a1 वेक्टर प्लस b1 वेक्टर बाई, अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐसे लिख दूं, n1 a1 वेक्टर प्लस n2 b2 वेक्टर या b1 वेक्टर जो भी है, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। इसमें n1 और n2 अगर इंटीजर फॉर्म में होते हैं, जैसे यहां पर ये तो इंटीजर फॉर्म में है 2 और 1, तो ये क्या है? इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहां पर 1/2 आ रहा है तुम्हारे पास में। अगर इंटीजर फॉर्म में होते हैं तो उसको, उस लेटिस को अपन क्या बोलेंगे? प्रीवियस लेटिस। तो लिखो इसके अंदर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी फंडामेंटल लेटिस वेक्टर, बी the fundamental lattice vector, fundamental lattice vector and t vector, and t vector, that is the n1 a vector plus n2 vector plus n3 c vector। डायमेंशन मेरा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। टी है, क्या है? टी ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। विद, देखो विद n1 n2 and n3, n1 n2 and n3 integer represents of all other lattice points, represents position of all other lattice points, position of all other lattice points, then it is Bravais lattice, then it is Bravais, it is Bravais lattice। वो लेटिस होगा पूरा, वो Bravais lattice होगा, है ना। तो हम मेनली इसको समझते हैं ओनली फर्स्ट डेफिनेशन से। इससे तो पता लग जाएगा n1 n2 इंटीजर है तो तुम्हारे पास में क्या होगा, वो Bravais lattice होगा। फर्स्ट डेफिनेशन से कैसे समझेंगे, देखो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल। मान लो ये एक लेटिस है और ये तुम्हें एक स्क्वायर टाइप का लेटिस दिख रहा होगा, है ना। बनाते जाओ आप लोग साथ के साथ में।
एक ये बना लीजिए आप लोग ना, एक और बना लो, ये बना लीजिए। ठीक, एक बना लो ये। बस सफिशिएंट है। ये दो स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, एक तो सिंपल स्क्वायर है, एक ये बना लीजिएगा। ये सब लेटिस पॉइंट्स है ना, ये वाले जो है ना, ये वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सभी है लेटिस पॉइंट। सभी लेटिस पॉइंट। हो गया सबका? चलो सब लोग इधर देखेंगे अब सब लोग इधर देखेंगे, लिखना बिल्कुल बंद कर दो, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी तो लेटिस पॉइंट, जैसे एक मैंने मान लो ये ले लिया, और एक लेटिस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये ले लिया। ये पहला लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट। इसके चारों तरफ देखो, जैसे यहां पर एक लेटिस पॉइंट आ रहा है, ये डिस्टेंस पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सिमिलर वे में क्या इससे भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बताओ, इसमें भी तुम्हारे पास ऐसे ही हो रहा है, इसके इधर है, इसके इधर है, इसके इधर है, इसके इधर, ये भी देखो तुम्हारे पास में। इन दोनों लेटिस पॉइंट की सराउंडिंग कैसी है? सेम है ना? सेम सराउंडिंग। तो क्या होगा? ये ब्रेवियस लेटिस होगा। ये क्लियर है वो सबका? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। अब हम चेक करते हैं इसका, ये बताओ ब्रेवियस होगा या नहीं होगा? देखो ध्यान से, क्या ये ब्रेवियस लेटिस होगा या नहीं होगा? एक पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, ये ले, एक लेटिस पॉइंट मैंने ये ले लिया, और एक लेटिस पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। तो दोनों का सराउंडिंग सेम है, तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा लेटिस पॉइंट, जबकि इसके ऊपर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लेटिस पॉइंट। इसके नीचे तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन इसके नीचे तो कोई है ही नहीं लेटिस पॉइंट यहाँ पर तुम्हारे। इन दोनों का सराउंडिंग कैसा है? सेम नहीं है। पॉइंट 1 and 2 डू नॉट हैव सेम सराउंडिंग। लिखो पॉइंट, दैट इज पॉइंट 1 and 2 डू नॉट हैव सेम सराउंडिंग, डू नॉट हैव सेम सराउंडिंग, so not a Bravais lattice, not a Bravais lattice, ये Bravais lattice नहीं है। समझ में आया Bravais lattice किसे कहेंगे? किसी भी लेटिस का अगर कोई भी दो लेटिस पॉइंट का सराउंडिंग सेम है, ब्रेवियस होगा, अदरवाइज ब्रेवियस लेटिस नहीं होगा। चलो अब लिखो इसमें नीचे लाइन से, चलो बना लो ये।
हो गया? देखो इसमें लिखिए प्रीवियस लेटिस सेटिस्फाइड सम सिमेट्री प्रॉपर्टी, प्रीवियस लेटिस सेटिस्फाई सम सिमेट्री प्रॉपर्टी, सम सिमेट्री प्रॉपर्टी, जैसे जैसे ट्रांसलेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इन्वर्जन सिमेट्री। ठीक है, प्रीवियस लेटिस जो है इन सभी सिमेट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक लाइन लिखी है आप लोग इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टी, previous lattice are classified into previous lattice are classified into 5 types, 5 types in 2 dimension and 14 types in 3 dimension। इन सभी एग्जाम्स में आता है भाई। एपी का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी स्टेट का हो सकता है, सेट भी कोई भी स्टेट का हो सकता है, बीआरसी गेट इन सब में आता है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वगैरह का एग्जाम देगा ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं कि जो ब्रेवियस लेटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन 2 डायमेंशन कितने होते हैं, 5, 2 डायमेंशन में कितने होते हैं, 14। ठीक है, ध्यान रखना है आप। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन में 5 के टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे डायमेंशन। तो आप लिखो इसके अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ लैटिस इन 2 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ लैटिस इन 2 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ लैटिस इन 2 डायमेंशन। ठीक, तो लिखो इसको डिफाइन करने के लिए लिखो टू डिफाइन द लैटिस, टू डिफाइन द लैटिस वी यूज ए बी एंड गामा, ए बी एंड गामा। भाई उनको डिफरेंस कैसे करोगे इन तीनों के अंदर, 5 के अंदर, वो ए और बी और गामा से डिफरेंस करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज ए बी गामा, ए और बी तो तुम्हारे पास में हो गया लेंथ वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये हो गया ए वेक्टर, ये क्या हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना लिख दिया मैंने। ठीक, हो गया। चलिए अब एक तरफ लिखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक तरफ लिखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर लिखो लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, फिर लिखो आप लोग लैटिस, उसमें लिखो ब्रेवियस, ब्रेवियस, और लिखो तीसरा कंडीशन, उसका कंडीशन क्या होगा वो भी आपको बता, कंडीशन। ठीक,
चलो भाई, 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला है तुम्हारे पास में स्क्वायर। ये लीजिएगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां। सही है। इसको बोला जाता है, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया तुम्हारे पास में, इसको बोला जाता है स्क्वायर। और ये प्रिमिटिव है या नहीं है? स्क्वायर प्रिमिटिव, इसको बोला जाता है स्क्वायर प्रिमिटिव। कंडीशन क्या है इसके लिए? ए और बी बराबर होना चाहिए, गामा होना चाहिए 90 डिग्री। चलो जी, ये हो गया पहला। देखिए सेकंड, रेक्टेंगुलर। सेकंड लिखिए, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर में दो होते हैं भाई, एक तो होता है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और एक होता है रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव है ना, क्योंकि इसके अंदर सेंटर पे भी आ गया तुम्हारे पास। दिस इज द रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और एक है रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। कंडीशन क्या होगी बताओ दोनों के लिए? ए इज नॉट इक्वल टू, और गामा तो कितना होगा? आ सकता है। एक्चुअल में देखो क्या है, जैसे अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, सर आपने जो स्क्वायर लिया के बीच में नहीं आ सकता क्या है? नॉन प्रिमिटिव तो आ सकता है स्क्वायर। लेकिन देखो ये जो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के जो बनाए गए हैं ना, ये किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? ये टू डिफाइन द किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टी। एज वाला अगर आ रहा होगा, एज नहीं कॉर्नर, हाँ सॉरी, एज वाला अगर आपके पास में आ रहा होगा तो हो सकता है इन प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ये जो मैं बना रहा हूं आपको 5 टाइप्स के, वो इन सभी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे स्क्वायर नॉन प्रिमिटिव होगा ना, वो भी इसको शो नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वो अपन नहीं ले रहे हैं। तीन हो गए ना भाई, देखा जाए तो। एक तो रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव हो गया, और एक रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। तीसरा लिखो, ये चौथा लिख दो, तीसरा लिख दो भाई, दो इसके अंदर आ गए, एक इसमें आ गया। तीसरा लिखो, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ठीक। ये बना लीजिएगा। ये लो हेक्सागोनल, ये है हेक्सागोनल, ठीक है। ये बना लो आप लोग हेक्सागोनल। तो इसमें एटम्स कुछ इस तरह से होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ। इसको बोला जाता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव। एंगल कितना आता है पता है? ये हो जाएगा ए, यहाँ हेक्सागोनल में ए बराबर तो बी होगा, और गामा कितना हो जाएगा?
1 ठीक। और लास्ट वन लिखिए ऑब्लिक प्रिमिटिव। ऑब्लिक ऑब्लिक प्रिमिटिव, इसमें ना तो ए और बी इक्वल होंगे और गामा भी इसके अंदर 90 डिग्री, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है वो, लेकिन होगा कैसा, वो प्रिमिटिव होगा, एटम्स ओनली उनके कॉर्नर पे। तो ये 5 टाइप्स के प्रेवियस लेटिस हो गए और 4 टाइप के लेटिस स्ट्रक्चर हो गई और 5 टाइप के क्या हो गए, प्रीवियस लेटिस। क्लियर है सबका? देखो इधर सब लोग, एक बार सब लोग इधर देखो, बाद में नोट कर लेना। देखो आपको बोलेगा सर ये हेक्सागोनल तो है ही नहीं, इसको हेक्सागोनल कैसे बोल दिया आपने? हेक्सागोनल तो ऐसे बनता है ना, ठीक है, बट दिस इज ए पार्ट ऑफ हेक्सागोनल। ये क्या है, पार्ट ऑफ हेक्सागोनल है, इसलिए इसको हेक्सागोनल नाम दे दिया। अब पार्ट कैसे बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, देखो तो मैं इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। क्या ये वाला पार्ट ही बन रहा है क्या तुम्हारे पास? देखो इसी टाइप का बन रहा है क्या? दिस इज ए पार्ट ऑफ हेक्सागोनल, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया यहाँ पर, हेक्सागोनल। क्लियर है सबका? चलिए, ये 2 डायमेंशन के अंदर 5 टाइप के प्रीवियस लेटिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए, साथ में तुम्हारी कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है जेस्ट एग्जाम के अंदर, ये हो गया होगा ना सबका? एक क्वेश्चन लिखिए जेस्ट 2016, लिखिए द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रीवियस लेटिस पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन, ऑप्शन ए 2, 3, 5, 6, कौन सा आ जाएगा? सही है, 2 डायमेंशन 5 ही होते हैं ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ जेस्ट एग्जाम के अंदर। हो गया भाई सबका? अब लिखो टाइप्स ऑफ लेटिस इन 3 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशन, ऐसे लिख लेना। ये लेटिस लिख लो, चलो कर दो नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ लेटिस इन 3 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ लेटिस इन 3 डायमेंशन, ठीक। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, 3 डायमेंशन में तो 3 साइड्स होंगी ना तुम्हारे पास में, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये क्या हो गया, ये एंगल तुम्हारे पास में हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया, हो गया भाई। चलो अब लिखो इसके अंदर, वही अपन टेबल टाइप के बनाएंगे इसके अंदर भी। इधर तो लिखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इधर लिखो ब्रेवियस लेटिस, ब्रेवियस लेटिस, और इधर लिखिए कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, रिमेंबर ये याद रखना है भाई, आप जो भी करेंगे ना ये सब याद रखना है आपको।
वो 5 भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी होती है, क्या कंडीशन होती है, 14 भी याद रखनी है। तो 5 वाली में तो दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, है ना। उसमें स्क्वायर प्रिमिटिव होगा, दो क्या हो गई रेक्टेंगुलर वाली, एक रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव, एक हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में एंगल 120 का बनता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दो में 90 का बनता है तुम्हारे पास में। स्क्वायर में ए बराबर बी होता है, रेक्टेंगुलर के अंदर ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है, हेक्सागोनल में ए बराबर बी होता है, और ऑब्लिक में ना तो ए बराबर बी होगा ना गामा 90। वो तो क्लियर है, तो आसान सही है। ये मेनली याद करना है तुम्हें। तो पहला लिखो इसके अंदर क्यूबिक, फर्स्ट लिखो इसके अंदर क्यूबिक, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है। तो क्यूबिक जो है तीन तरह की हो सकती है। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए सिंपल क्यूबिक, सेकेंड लिखिए बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड लिखिए फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां से पी से, बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, और इसको एफ से, पी आई एफ। क्लियर है? हाँ जी, कंडीशन क्या होगी बताइए। कंडीशन होगी ए बराबर बी बराबर और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, ये कंडीशन होती है। सही है। सेकंड लिखिए टेट्रागोनल। टेट्रागोनल दो तरह से हो सकती है, एक तो सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। फर्स्ट तो हो सकती है सिंपल, सिंपल टेट्रागोनल, और सेकंड हो सकता है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल को अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड को अपन आई से रिप्रेजेंट। ठीक, इसमें कंडीशन क्या होगी, ए बराबर बी बराबर इज नॉट इक्वल टू ई, और एंगल क्या रहेंगे इसमें भी सेम रहेंगे। तीसरा लिखो ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चार तरह के ब्रेवियस हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, और चौथा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, ई आई एफ पी आई एफ सी। इस बार क्या होगा भाई, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू एंड अल्फा बीटा गामा 90। एंड सेंटर्ड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास में एक क्यूब है ना, ये क्यूब आपके पास में है, तो कॉर्नर्स एज वेल एज एंड सेंटर्ड का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला तो फेस होगा, उसके सेंटर्ड पे रहेंगे तो बोला जाता है एंड। बाद में लिखवा दूंगा वैसे मैं ये एंड सेंटर्ड। चलो चले आगे। फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल HEDRAL, या इसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है। ट्राइगोनल ये एक ही टाइप का होता है, इसे सिंपल, ओनली सिंपल पी। ठीक,
इसमें ए इज नॉट, सॉरी, ए इज, ये तीनों इक्वल रहेंगे और साथ में अल्फा बीटा गामा इक्वल रहेंगे, लेकिन वो 90 के अलावा होंगे, 90 नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू 90। फिफ्थ नंबर लिखेंगे, फिफ्थ नंबर लिखेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल भी एक ही होता है, कौन सा? सिंपल। ठीक, इसमें क्या होगा भाई, ए बराबर तो बी रहेगा लेकिन इक्वल नहीं रहेगा, और साथ में अल्फा और गामा तो 90 रहेगा, अल्फा और बीटा तो 90 रहेगा, गामा 120 रहेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 एंड गामा हो जाएगा, गामा है 120। हो गया। नेक्स्ट लिखो मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ नंबर लिखिए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में लिखो, ये दो टाइप का होता है, सिंपल और एंड सेंटर्ड। एक तो सिंपल पी और एक एंड सेंटर्ड सी, या एफ सी सी, हाँ ठीक। इसमें तीनों ही नॉट इक्वल रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहां पर अल्फा बराबर गामा तो 90 होगा बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। और लास्ट वन इज ट्राई क्लिनिक, लास्ट वन इज ट्राई क्लिनिक। ठीक, ये एक होगा ओनली सिंपल, इसमें कंडीशन सीधा सा है, ना तो ए बी सी इक्वल होगा और ना ही अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू। हो गया। अब ये तुम्हें क्या करना है, याद करना। याद करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही, सीधी सी बात है। किसी में पी आई आ रहा है, किसी में पी आई एफ आ रहा है, किसी में पी आई एफ सी आ रहा है, तो 4 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, गलत करके आओगे। कंडीशन है वो भी तुम्हारे पास में, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। हाँ, तो डायरेक्ट रटना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा ये, है ना। इस एक पर्टिकुलर मैं पैटर्न बता रहा हूँ, उस फॉर्म में करोगे तो आराम से हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये हो गया सबका नोट, करो पहले इसको नोट करो जल्दी से। जिसका हो गया वो देखो एक बार इसको अच्छे से। हो गया, चलो जी। अब हम लिखते हैं ट्रिक टू रिमेंबर। ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक रिमेंबर मतलब ये ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, चलो इधर ध्यान से देखो भाई, है ना। इधर देखो, आपको क्या याद रखना है, इधर देखो, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, इधर देखो। आपको याद करना है सी टी ओ आर, आगे पढ़ा है सबने, सी टी ओ आर एच एम टी, इसी फॉर्म में याद रखना। एच एम टी की तो घड़ी आती है,
CTOR ऐसे, हाँ इसी ऑर्डर में याद करना, CTOR HMT 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा। और साथ में 324 11 21 11 21 तो ऐसा लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। CTORHMT, ठीक। क्वेश्चन में लिखो 3 2 4 24 11 21 324 11, तो एक साथ बोलो 11 एक साथ 21। क्लियर है? 324 11 21 इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हो गया कि CTOR HMT, तो सी क्यूबिक टाइप का कितने होंगे? 3 ब्रेवियस होंगे। टेट्रागोनल टाइप के, टेट्रागोनल में 2 टाइप्स के ब्रेवियस होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स के, रोम्बोहेड्रल में 1 टाइप का, एच हेक्सागोनल में 1 टाइप का, मोनोक्लिनिक में 1 टाइप का, और ट्राइक्लिनिक में, समझ में आया? मतलब टोटल 14 हो रहा है क्या? जोड़ो 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, तो 14 हो रहा है। ये होता है ना 3 डायमेंशन में टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो 7 होती है, लेकिन ब्रेवियस लेटिस कितनी होती है तुम्हारे पास में? 14 हो। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इधर इधर देखिए, तो ये 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। CTOR HMT 324 11 21 हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली इसके अंदर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? देखिए अब देखो ध्यान से, इधर देखो CTORHMT, ठीक है। चलो भाई अब देखो ध्यान से, सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ठीक है। ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब, और टी का मतलब ट्राई क्लिनिक है ना, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक के लिए हो जाएगा CTOR HMT। आप देखो इधर लिखना बंद करो, एक बार इधर समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक तो सबको ही पता होगा, क्यूब का मतलब तीनों क्या रहेंगे तुम्हारे पास में? चलो मैं मोड नहीं लगाता हूं, आप समझ जाना कि वो उसका मॉड्यूलस ही है। A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा 90। इधर देख लो आप लोग, देखो अभी याद हो जाएंगे तुम्हारे पास में। अब आता है टेट्रागोनल, स्टार्टिंग के 3 में अल्फा बीटा गामा 90 कर देना तीनों के अंदर, और पहले तीनों इक्वल बताना, फिर सी को नॉट इक्वल बताना, फिर तीनों को नॉट इक्वल बताना। देखो यहां पर ऐसा एंगल तो क्या रहेंगे तुम्हारे पास, बताओ? सेम ही रहेंगे, ठीक है, सेम ही रहेंगे। इसमें देखो तीनों इक्वल है, इसमें सी को नॉट इक्वल बता देना, और इसमें तीनों को ही नॉट इक्वल। क्लियर है? इस अब क्या करेंगे अपन? अब अपन इनको तो सेम रहने देंगे, एंगल को चेंज करके दिखाएंगे। जैसे रोम्बोहेड्रल की बात करेंगे, इसमें ए बराबर बी बराबर तो सी दिखा दो, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90। अभी तक तो तीनों बराबर चल रहे थे 90 के बराबर, अब तीनों को क्या दिखा दिया आपने? नॉट इक्वल टू 90। तीनों बराबर तो होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। इसके बाद में आता है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल को सबको पता है, गामा देखो वहां पर भी 2 डायमेंशन 120 लिखा था, और अल्फा बीटा को 90 कर देना, और ए बराबर बी होगा नॉट इक्वल टू अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और गामा 120। हो जाएगा याद? मोनोक्लिनिक के अंदर, मोनोक्लिनिक के अंदर अब देखो यहां पर एक नॉट इक्वल टू दिखाया, आप तीनों को नॉट इक्वल टू दिखाना, और अल्फा गामा तो 90 होगा शायद इसके अंदर, और बीटा, और ये तो आसान से ही है, इसके अंदर क्या करोगे? अल्फा A is not equal to B is not equal to C, अल्फा is not equal to बीटा is not equal। हो जाएगा याद? CTORHMT 324 11 21। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जो टेट्रागोनल है ना, उसमें कितने टाइप के ब्रीवियस लेटिस कितने टाइप के हो सकते हैं? ये तो कौन कौन से हो सकते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, एक बार ये नोट कर लो। कोई डाउट है तो इसमें बताओ।
कल अपन इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी का, डायमंड का, है ना, इन सब का, एससीपी का, इनका क्रिस्टल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दो से तीन बार देखोगे याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है ये याद। ठीक है, तरीका जो मैंने बताया, पहले तीनों में एंगल को फिक्स रखना है, मतलब बराबर करना है 90 के बराबर, और पहले वाले में ए बराबर बी बराबर सी, दूसरे वाले में ए को नॉट इक्वल बता दो, सी को नॉट इक्वल बता दो, और तीसरे वाले में तीनों को नॉट इक्वल बता दो। फिर आता है तुम्हारे पास में रोम्बोहेड्रल, पहले में तीनों को इक्वल बता दो और तीनों को नॉट इक्वल टू 90 बता दो। हेक्सागोनल का तो तुम्हें पता ही है, रोम्बोहेड्रल के बाद में हेक्सागोनल का तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पास में गामा 120 होता है, अल्फा बीटा 90 कर दो, और ए बराबर बी कर दो, नॉट इक्वल टू सी कर दो। मोनोक्लिनिक के अंदर तीनों नॉट इक्वल, ट्राइक्लिनिक के अंदर भी तीनों नॉट इक्वल, इसमें तीनों एंगल नॉट इक्वल है, इसमें अल्फा गामा 90 है, बीटा नॉट 90, हो गया तुम्हारा। ठीक, और ऐसे याद रखो पी आई एफ सी, पी आई एफ सी, पी का मतलब सिंपल, आई का मतलब बॉडी सेंटर, एफ का मतलब फेस सेंटर, और सी का मतलब एंड सेंटर। अब देखो इस पूरे में जो वन वन है ओनली, इसका ब्रेवियस लेटिस ओनली वन है, वो ओनली क्या होगा, सिंपल होगा। तो छोड़ ही दो तुम्हारे पास में। अब देखो कौन कौन से हैं, 11 21, तो 324 11 21, तो रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, ये तो सारे सिंपल सिंपल होंगे। क्यूबिक का तो आपको पता ही है, नाम से पता लग रहा है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो तीनों आएंगे पी आई एफ, स्टार्टिंग में पी आई एफ आ जाएंगे। फिर 324, तो टू जो आ रहा है यहाँ पर टेट्रागोनल का, स्टार्टिंग के दो ले लेना, पी आई एफ सी में पी आई ले लेना, पी और आई, यहाँ पर इसके अंदर पी और आई आ रहा होगा, चेक कर लेना आप लोग। अच्छा जो 4 आ रहा है उसमें चारों ही आ जाएंगे पी आई एफ सी, उसके टू दो जगह आएगा, स्टार्टिंग वाले में पहले के दो स्टार्टिंग लेने हैं, बाद वाले में फर्स्ट और लास्ट लेना है। पी और सी लिया होगा आपने, है ना, सिंपल और एंड सेंटर्ड लिया होगा। 2 3 4 बार देखोगे याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। और आते हैं यहाँ से, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नेट एग्जाम में आएगा कंफर्म, इसमें आएगा कंफर्म, लेकिन अगर आप मान लो फ्यूचर में जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम देंगे, नेट का, गेट का, जेस्ट का, बार का, टिफर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेट का, 101% किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। प्रीवियस लेटिस किसे कहेंगे, एक ऐसा लेटिस में कोई भी दो लेटिस पॉइंट सेलेक्ट करने पर उन दोनों का अगर सराउंडिंग आइडेंटिकल एक ही जैसा होता है, दैट इज द ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस 2 डायमेंशन में 5 टाइप्स के होते हैं, 3 डायमेंशन में 14 टाइप्स के। प्रीवियस लेटिस सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में 4 टाइप्स की है ना। एक आपने लिया होगा दैट इज स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर लिया होगा, एक हेक्सागोनल लिया होगा, एक ऑब्लिक लिया होगा। अब हेक्सागोनल के सॉरी रेक्टेंगुलर के 2 ब्रेवियस होते हैं, इसलिए वो ब्रेवियस टाइप उसकी 5 हो गई, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी 4 हो गई। 3 डायमेंशन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 होगी तुम्हारे पास में, और उसके ब्रेवियस टाइप कितने होगी तुम्हारे पास में, 14 होगी। सही है, चले आगे। एक एक तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, पोलोटेक्निक वाला एग्जाम और होता है, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो पोलोटेक्निक कॉलेज होते हैं ना, उसके अंदर पता है इस बार जो एग्जाम, मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा हुआ था, तो ये जो ऑर्थोरोम्बिक है ना, इसके कितने डिफरेंट टाइप के ब्रेवियस लेटिस होते हैं। ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे था, कितने होते हैं बताओ ये, आप ऐसे याद कर सकते। सी देखो तुरंत याद होना चाहिए, CTOR, ओ तीसरे नंबर पे आ रहा है, 324, 3 2 4, तो 4 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे। इस तरह से याद करोगे तो हो जाएंगे याद, डायरेक्ट याद करना चाहेंगे तो कभी याद नहीं करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बल्कि हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी।
एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। देखो किसी के भी नाम के आगे डेंसिटी आता है, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी ये होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डेंसिटी को किससे करते हैं भाई, रो से। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर आ रहा है तो रो एन हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, मास डेंसिटी रो एम, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे रो एम से। एम का मतलब मास हो गया, रो का मतलब डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो ये होता है, इधर देखो, रो एन इज इक्वल टू एन ए रो एम अपॉन में एम ए, ये लिख लो आप लोग। ये आपको क्या करना है भाई, याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इस बार शायद, हाँ नेट के, हाँ इस बार शायद नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको जब अपन करेंगे 2025 के अंदर ही, नेट में आया था, गेट में आया था, वो देख लेंगे। ठीक, देखो बेहर एक साथ सारे एग्जाम हो गए ना, नेट भी अभी आ गया, गेट भी अभी आ गया, बार्क भी अभी आ गया, कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा क्वेश्चन किस में आया था। ठीक, आया था जरूर, ये कंफर्म पता है मुझे। चलो देखो बेहर, व्हाट इज एन ए, आवागाद्रो नंबर, आवागाद्रो नंबर। ठीक है, व्हाट इज एम ए, मास हो गया एक तरह से, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट उस एटम्स का वेट। ठीक है, ये जनरली हम किस में लेंगे क्वेश्चन के अंदर, एएमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लेंगे। ठीक है, तुम्हें गिवन होगा वो सारी चीजें। रो एन तो पता ही है, नंबर डेंसिटी, और रो एम क्या है तुम्हारे पास में, तो नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं और एटॉमिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर ये याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको कौन सा ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, जो भी है। तो देखो मैं तो हमेशा, मेरा तो तरीका होता है, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं हमेशा नंबर डेंसिटी रो एन, एटॉमिक डेंसिटी, है ना। तो यहां रो है तो यहां पे भी क्या लिखो, रो लिखो। यहां एन है तो एन ऊपर ही आएगा, ऐसे कर दो, रो है तो रो लिखा मैंने, और एन है तो यहां पर क्या आएगा, एन ही ऊपर आएगा। अब नीचे क्या बच गया तुम्हारे पास, एम ही तो बच गया, यार क्लियर है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एम ऊपर जाएगा, एन नीचे जाएगा, रो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग एटॉमिक डेंसिटी निकाल रहे हो, यहां रो है तो यहां रो लिखो, यहाँ एन है तो इसके सामने क्या लिखोगे आप लोग, एन, यहाँ कैपिटल एन कर देना, वो तो पता रहेगा आपको। तो नीचे बचा हुआ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एम आ जाएगा। एम ए का मतलब हो गया यहाँ पर एटॉमिक वेट, एम का मतलब वेट हो गया ना, मास, एटॉमिक वेट। चलो अब इसमें लिखो आप लोग, अब इसमें नीचे लाइन से लिखो, हो जाएगा याद। तो रो एम तो बोला जाता है मास डेंसिटी, तो बोला जाता है मास डेंसिटी, दैट इज द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर। रो एन एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम्स का तो होता ही नहीं है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मीटर क्यूब और 1 अपॉन में अब बात आती है आवागाद्रो नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में काम में आएगी। तो एन ए कितनी होती है भाई इसकी वैल्यू,
6.023 10⁻23 और एक हम लिखेंगे 6.023 10⁻26। देखो इसके अंदर ये कब लेंगे, ये ऊपर वाला, इफ रो एम मास डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये कब लेंगे इफ रो एम किसमें दे रखा है, किलोग्राम पर मीटर। मतलब जो न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही लिखवा रहा हूं, जिससे वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। हो गया, चलिए अब इसमें एक नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, पहले ये लिख लो आराम से। हो गया, अब एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लिखो। देखिए फॉर ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, फॉर ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, देखो क्यूब के लिए ये आपको पता है ए बराबर बी बराबर सी होता है नहीं होता है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से। अच्छा रोएन आपने क्या लिखा बताओ, रोएन, रोएन आपने क्या लिखा, व्हाट इज रोएन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को वी लिख सकता हूं क्या, बोलो। यहां जो वी होगा वो क्या मैं ए क्यूब के बराबर लिख सकता हूं, तो क्यूब के लिए जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, साइड उसका अगर ए है ए क्यूब हो गया। और यहां जो एन है ना, एन वो है एन इफेक्टिव, दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट। जल्दी से नोट करो यहां तक। क्लियर सबका, अब इधर आ जाओ सब लोग, इधर देखो जल्दी से नाउ। अच्छा मुझे बताइए, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने रिलेशन लिखा था रो एन और रो एम में, लिखने का तरीका बताया था, यहां रो है तो यहां पर भी रो लिख दो, बस यहां पर एन का है, यहाँ एम का मास का हो गया, एन है तो यहां पर एन ऊपर आ गया अपॉन में एम ए, सही है। अच्छा अभी तुमने लिखा रो एन किसके बराबर है, एन अपॉन बी, और क्या वॉल्यूम को मैं एन अपॉन में ए क्यूब लिख सकता हूं क्या यहां पर क्यूबिक के लिए, बोलो। भाई इस रो एन इसके बराबर है, रो एन आपने देखो अभी अभी एन अपॉन बी लिखा था, और वी देखो तुम्हारे पास में ए क्यूब है तो ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से तुम्हारे पास अगर मैं ए क्यूब देखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एन इंटू में एम ए अपॉन में एन ए इंटू में, तो यहां से ए बराबर कितना आ गया, एन एम ए अपॉन में एन ए इंटू में की पावर, अगेन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला, ठीक। व्हाट इज ए, कई बार तुमसे क्या है कि ये सभी वैल्यूज दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, लेटिस कांस्टेंट या लेटिस पैरामीटर कैलकुलेट कर, ए जो है दैट इज द लेटिस कांस्टेंट और लेटिस पैरामीटर, ये लीजिए लेटिस कांस्टेंट और लेटिस पैरामीटर।
क्वेश्चन में नाम आ जाए, ये सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी। क्या एन इफेक्टिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के बताया था इनका। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 नहीं, इसका 4 होता है। बिल्कुल सही। हो गया। देखो मेरा तो ये है, मैं आपको भी सजेस्ट ये करूंगा, कभी ये डायरेक्ट याद मत रखो। अगर तुम्हें ये याद है, कौन सा, देखो बार बार इसलिए लिख रहा हूं तुम्हें अभी याद हो जाए कि रो एन बराबर, यहां रो है तो यहां रो, एन है तो एन ए अपॉन में एम ए। अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। क्यूबिक के लिए वॉल्यूम ए क्यूब लिखना है तुम्हें। रो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। बी की जगह क्या लिख सकता हूं, अब देखो आप आसानी से ए आराम से निकाल सकते हो। तो ये रटना चाहोगे, देखो रटने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ट्राई ऐसे करो कि चीजें कम से कम तुम्हें याद करनी पड़े। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, ये आईआईटी जैम के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है। आईआईटी जैम और भी अदर एग्जाम्स के अंदर भी फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा है ना। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रहने, समझ में आ रहा है भाई, सॉलिड एटमोल दोनों, है ना। रिवीजन करो। देखो आपको जो 15 मिनट का गैप मिलता है ना, वो मिलता है कि आप चाय पानी किसी को पी के आना है तो चाय पानी पी के आ जाओ। अदरवाइज मान लो फॉर एग्जांपल एटमोल की क्लास हो गई, 15 मिनट का गैप है, सॉलिड की क्लास चलेगी, तो 15 मिनट में कम से कम जो पिछला क्लास है उसको आप रिवाइज कर सको, थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा। अब मान लो ये मैंने बता दिया, कल आते ही मैं पहले इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। अब किसी ने ये पढ़ाई नहीं तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से कर पाएंगे, किसी ने घर जाके रिवाइज नहीं किया तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से कर पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैं बताता रहा वैसा करते रहे, 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो फीस वापस ले जाना पूरी, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसा बताएं वैसा करो। अगर वैसा नहीं करोगे तो फिर बाद में नहीं होगा, और जैसा बताएंगे वैसा करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, इतना बड़ा सिलेबस भी पढ़ो, तो रिवाइज भी करो, और फिर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। चीजें आसान नहीं है। अगर आप देखा जाए, फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में और कंटिन्यूटी रखते हो, जैसा फर्स्ट डे करते हो वैसे ही आप लास्ट तक करते हो, आराम से एग्जाम क्वालिफाई करना। चीजें कुछ नहीं आएगी, चीजें नोट से ही आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, बाहर आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का, 50 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीए खुद बोलता है कि 77.5 नंबर का तो तुम्हें छोड़ना ही है, वो तो तुम्हें अटेम्प्ट ही नहीं करना आता है तो भी नहीं करना। फिर भी मान लो तुम फॉर एग्जाम्पल 200 नंबर का भी पढ़ के जाते हो तो उसमें 100 नंबर ले आओ, आधे नंबर ले आओ, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन जीआरएफ है तुम्हारा आराम से। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपना के चलो। मैंने पहले भी बोला है, सब्जेक्ट सभी पढ़ के जाने हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई टॉपिक तुम्हें टफ लगता है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल अपन वही तुम्हारा पहले एटमोल होगा 8 बजे, और वही 10:15 बजे तुम्हारा सॉलिड का होगा। ठीक है।